हेलो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल प्रॉब्लम। और फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल जो है उसमें हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफाइन करेंगे कि कौन से रीजन्स के अंदर पोटेंशियल क्या है। तो इस रीजन में मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि जो फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल होता है उसके अंदर पार्टिकल इस रीजन्स के अंदर ट्रैप होता है। यहाँ ये वॉल्स होती हैं, तो देयर आर टू वॉल्स। और जो इधर पोटेंशियल होता है V बराबर V नॉट होता है, इधर भी V बराबर V नॉट होता है और यहाँ पोटेंशियल 0 होता है। इसको रीजन नंबर 1 से नोट करते हैं और यहाँ पे रीजन नंबर 2 और यहाँ रीजन नंबर 3। तो पहले केस में क्या था कि जब हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें हम कर रहे थे इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल। इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल किसे कहते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो इस रीजन में और इस रीजन में, तो उस समय पे इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल कहलाता है। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल फाइनाइट हो इन दोनों रीजन्स के अंदर, तब इसे हम कहते हैं फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल। तो एक पार्टिकल को जिसका मास m था उसको यहाँ पे ट्रैप करके छोड़ दिया इस रीजन्स के अंदर। इन वॉलों को ये पार्टिकल जो इसके अंदर था, जिसका पार्टिकल का मास क्या था m, जो पार्टिकल का मास m था, ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर मोशन में होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट कहीं पोटेंशियल हो जाता है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल में वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब हम V नॉट की वैल्यू को इनफाइनाइट लेते हैं तो V बराबर V नॉट जब हम लेते हैं और V नॉट की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देते हैं, V नॉट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, तो उन रीजनों के अंदर साई की वैल्यू 0 हो जाती है। एक चीज सदा याद रखें कि जब भी श्रोडिंगर इक्वेशंस या कहीं पे भी आप एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं तो एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हर मोमेंट के ऊपर जब भी हम पोटेंशियल को इनफाइनाइट करेंगे तो वेव फंक्शन ऑलवेज शुड बी 0। क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट रखेगा तो उस रीजन्स के अंदर पार्टिकल नहीं जा सकता। रीजन्स क्या होगा? रीजन्स ये होगा कि अगर पार्टिकल ऐसे रीजन में जा रहा है जहां पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इसका मतलब है उसके पास एनर्जी जो हो वो इनफाइनाइट हो, और इनफाइनाइट किसी पार्टिकल के पास एनर्जी हो नहीं सकती। तो क्या होता है कि सदा कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन देखें और उसमें सॉल्यूशंस में पोटेंशियल आ जाए तो सदा याद रखना कि अगर उसमें पोटेंशियल की वैल्यू को इनफाइनाइट रख के वो वेव फंक्शन 0 नहीं हो रहा तो इनवैलिड वेव फंक्शन है। तो यहाँ हम 3 रीजन्स के अंदर अलग अलग श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखेंगे पहले, और तीनों रीजन्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के उसके सॉल्यूशन लिखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे सॉल्यूशन होंगे, और फिर उसके कर्व ट्रेसिंग देखेंगे। एक चीज मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा यहाँ वो ये है कि जब भी हम वेव फंक्शन लेके चल रहे होते हैं तो वेव फंक्शंस की वैल्यू जब भी पोटेंशियल फाइनाइट होगा तो वेव फंक्शन सदा फाइनाइट होगा। तो पार्टिकल की जो प्रायिकता थी इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल में, मैं कंपैरिजन भी बता रहा हूं आपको, थ्योरेटिकल कंपैरिजन, कि जब पार्टिकल इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल में था तो ये दीवारें ऐसी थी, यहाँ पे जो वॉल्स थी वो ऐसी थी कि पार्टिकल इन्हें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और जब हमारा फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल होती हैं तो ये दीवारें ऐसी हैं कि पार्टिकल के चांस हैं इन्हें पेनिट्रेट करने के। तो अगर पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता किसी दीवार को, वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल। हालांकि दुनिया में इनफाइनाइट जब भी आता है तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता। वो एक ऐसा तरीका का हमारा प्रिजम्पशंस है कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे हम आइडियल केस लेके चलते हैं, आइडियल गैस, लेकिन आइडियल गैस होती नहीं। तो एक हमारा लेवल होता है जिस लेवल से हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं कि भाई आइडियल गैस नहीं होती, तो फिर हम ये देख रहे हैं कि आइडियल गैस से डिपार्चर कितना हो रहा है। उसी तरीका से अगर हम कोई ऐसी दीवारें खड़ी करना चाहें कि उन्हें कभी पार्टिकल पेनिट्रेट ना कर पाए, तो ऐसी दीवारें हम बना नहीं सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो हमें बताती है वो ये बताती है कि जब वहां भी इनफाइनाइट डी पोटेंशियल होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, वहां वेव फंक्शन 0 हो जाता है। और जहां V नॉट की वैल्यू फाइनाइट होगी तो वो V नॉट की वैल्यू फाइनाइट ये बताएगी कि यहाँ पे भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इस रीजन में और इस रीजन में फाइनाइट है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी साई रीजन, फर्स्ट रीजन के अंदर ये वेव फंक्शन भी फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा और ये वैल्यू भी फाइनाइट होगी। वो एक अलग इशू है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होंगी पार्टिकल की वो ही होंगी इस रीजन में, लेकिन यहाँ और इधर दोनों तरफ उसके लीक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए सदा। अब हम करेंगे क्या कि इन 3 रीजन्स में श्रोडिंगर इक्वेशंस हमें तीनों जगह अप्लाई करनी होगी, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। फिजिक्स एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि फिजिक्स ये भी कहती है कि समान कंडीशंस में सॉल्यूशंस भी समान होते हैं।
और वो अगर असमानता आती है तो हमें उसका रीजन पता होना चाहिए कि असमानता आ क्यों रही है। तो उसका भी डिस्कशन मैं अभी दूंगा कि क्या यहाँ का सॉल्यूशन, इस रीजन का सॉल्यूशन और इस रीजन का सॉल्यूशन सेम होगा। अगर वो सेम नहीं होगा, डिफर होगा, तो उसका रीजन समझेंगे कि वो डिफर क्यों होगा। तो अभी चलते हैं मैथमेटिक्स से, पूछते हैं कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन देता है मैथमेटिक्स, और फिर उसके बाद उसकी फिजिक्स डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं ऑलवेज ही बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स की। जहाँ मैथ खत्म हो जाता है वहाँ से फिजिक्स शुरू होती है। वहाँ हमें इलोब्रेशन, जब हम चीज़ों का करते हैं, रिजल्टों को इलोब्रेट करते हैं, समझते हैं कि रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, तो जो मैथमेटिक्स रिजल्ट दे दे उसका आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो फिजिसिस्ट का काम होता है। तो आप पूछें इसमें कि भाई मैथमेटिक्स की मदद लें। मैथमेटिक्स सदा इसलिए बहुत साउंड हमारा होना चाहिए कि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, चाहे ईएमटी, जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, सब मैथमेटिक्स उसका एक आधार है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मैथ और फिजिक्स जो है कोरिलेट है। बच्चे जब ये सोच रहे होते हैं ना कि बीएससी पे मैथ कंपलसरी क्यों होता है, अगर फिजिक्स रखना, अगर एमएससी करना चाहता है बच्चा, इसलिए कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का लगातार एप्लीकेशंस होता रहता है। अब आप क्वांटम में एक्सप्रेशंस देख रहे होगे, सारा मैथ ही तो है। तो ये हमने इक्वेशंस लिखी और श्रोडिंगर इक्वेशंस लिख दी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस वी साई बराबर 0। जब भी कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें ऑलवेज सदा याद रखें, हर चीज को बताएं कि कौन सी चीज इसमें क्या रिप्रेजेंट करती है। साई यहाँ वेव फंक्शन कहलाता है। वाकई साई है, साई इज द वेव फंक्शन। और एम मास ऑफ द पार्टिकल, जो इसमें पार्टिकल क्रेप हो रहा था उसका मास है। ई पार्टिकल की क्या है? एनर्जी है। वी क्या है? पोटेंशियल है। तो हमें हर एक्सप्रेशंस में पता हो। और एच का क्या है यहाँ पे? एच अपॉन 2 पाई। एच कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट। जब भी आप पढ़ें तो ऐसे लर्नर की तरह पढ़ें कि आपको एक एक चीज पता हो कि इस एक्सप्रेशंस में कौन सी चीज क्या है। अगर आप ये भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपके लिए राहें और मुश्किल हो जाएंगी कंपटीशन की। एक एक वर्ड्स का मतलब होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि पहले रीजन नंबर 2 में जाएं। इस एक्सप्रेशंस को तो आपको याद ही रखना है ऑल द टाइम। आप पूछें कि भाई रीजन सेकंड में हमें जाना है, और रीजन सेकंड में देखते हैं भाई इक्वेशन का क्या बनता है। रीजन सेकंड में जो सॉल्यूशन है वो हमारा बनेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर और ई साई इजकल टू 0। वी को क्या कर दोगे रीजन 2 में? 0। देखिए यहां पर पोटेंशियल 0 है। और पोटेंशियल 0 का जो सिंपलेस्ट मतलब होता है वो होता है कि किसी पार्टिकल के ऊपर ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, ना ही किसी पार्टिकल के ऊपर, उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे। मींस पार्टिकल के पास अगर एनर्जी है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? 0। ये हमारा सिंपलेस्ट इसका मतलब होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस का में इसको, इस टर्म को कुछ मान लेते हैं, और क्योंकि ये वेव वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाता तो के स्क्वायर को हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं 2me अपॉन एच का स्क्वायर। इस टर्म को पूरी को क्या मान लिया हमने? लेटस से के स्क्वायर इजकल टू 2me अपॉन एच का स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इजकल टू 0। क्यों? ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया यहाँ। 2me अपॉन एच का स्क्वायर को क्या मान लिया? के स्क्वायर। एक चीज सब जाने कि m जो है यहाँ पे मास है और ये एनर्जी है। के यहाँ पे क्या कहलाता है? वेव वेक्टर। और बच्चों ये p स्क्वायर है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? E होगा वह p स्क्वायर अपॉन 2m। आप कहोगे सर v कहाँ छोड़ दिया? v तो यहाँ 0 हो गया। तो जैसे 0 हुआ तो इसमें p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 0 करोगे किसके इक्वल? E के। तो एनर्जी देखो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू 2me हो गई। तो इस 2me को मैंने क्या मान लिया? p स्क्वायर। और k क्या है? वेव वेक्टर। k कहलाता है वेव वेक्टर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गया। तो इस इक्वेशंस का हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। कौन से रीजन में? सेकंड रीजन में। क्या बन गया? a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। a और b तो कांस्टेंट हो गए। और आप कहेंगे सर इस सॉल्यूशन को हम क्यों माने? तो मैं कहूंगा इस इक्वेशन को 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा।
अगर हम 2 बार इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं सेकंड रीजन में तो हमें आ जाएंगे, चाहे तो करके देख लें। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका वैलिड सॉल्यूशन है। तो अगर इस रीजन के अंदर कहता है कि पार्टिकल बताइए कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा a sin kx प्लस b cos kx। a और b तो यहां पर कांस्टेंट है, ये हमारा क्या बन गया, साई सेकंड रीजन के अंदर सॉल्यूशन। पहला काम हम क्या करना चाहते हैं कि तीनों रीजन में हमें क्या पता चले, वेव फंक्शंस पता चले कि वेव फंक्शंस हमारे क्या हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब कहां चलेंगे, फर्स्ट और थर्ड रीजन, क्रम होता पूरा। तो फर्स्ट में हमें सॉल्यूशन पता चल गया, उसके बाद हमें किस रीजन में पता करना है, फर्स्ट और थर्ड में। तो क्या करें बच्चों के इस इक्वेशन को, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोले दे रहा हूं, मैं इस पूरे रीजन को यहां से साफ किए देता हूं, थोड़ा स्पेस बनाने को, क्योंकि इधर से कई बार वीडियो बहुत साफ नहीं आती। तो में से मैं ले रहा हूं। तो सॉल्यूशंस मैंने कैलकुलेट कर लिया है रीजन नंबर 2 में। उसके बाद मुझे किस में पता करना है, फर्स्ट और थर्ड रीजन में। फर्स्ट और थर्ड रीजन में मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको ध्यान से देखें कि अगर हमारा इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन 1 को मैं देखो इस तरीका से भी लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस 2m अपॉन एच का स्क्वायर, और v की जगह पे क्या ले लूं, v0 माइनस ई साई इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया है। क्या किया है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो जैसे मैंने यहां पे माइनस साइन यहां कॉमन लूंगा, इधर आ जाएगा, तो मेरा ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ऐसा लिखता हूं ऐसे। इसका कुल मतलब यही है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मैं आ जाऊंगा। और v क्या ले लिया मैंने, v ले लिया v0। और ये सिचुएशंस दोनों जगह हैं, फर्स्ट और थर्ड रीजन में। उसके बाद मैं क्या करता हूं, कुछ देर के लिए a स्क्वायर मान लेता हूं, 2m अपॉन एच का स्क्वायर v0 माइनस ई, इसको मैंने a स्क्वायर ले लिया। किसको, 2m अपॉन एच का स्क्वायर और ब्रैकेट में v0 माइनस ई। साथ साथ आपको ये भी बताई दे रहा हूं कि लेक्चर में जो ले रहा हूं ऑर्थर बीजर से ले रहा हूं, तो अगर कहीं भी किसी को दिक्कत आती है तो ये बीजर को आप रेफर कर सकते हैं। लेक्चर में इसलिए मार्क कर दे रहा हूं कि कई बार स्टूडेंटों को दिक्कत आती है किसी कंसेप्ट को समझने में, तो ए बीजर को कंसल्ट कर सकते हैं, वॉक्टल फिजिक्स जो क्वांटम पोर्शन है उसका। हमने ये एक्सप्रेशंस लिया, तो इक्वेशंस देखें हमारी क्या बनी, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ करते हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया, और क्या आया बच्चों, माइनस ए स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब ये सिचुएशंस दोनों जगह फेस करनी है। इस कंडीशंस को, पार्टिकल को इस रीजन में भी ओबे करना है और इस रीजन में भी ओबे करना है। ये किस पे एप्लीकेबल है, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल इन रीजन नंबर फर्स्ट एंड रीजन नंबर थर्ड। सेकंड का सॉल्यूशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो रीजन नंबर फर्स्ट और थर्ड में अब हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखें, ये हमारे लिए अगला क्वेश्चन है कि हम इसमें सॉल्यूशंस को क्या लिखें। बेसिकली सॉल्यूशंस जो हम लेके चलते हैं फर्स्ट और थर्ड में, वो देखें क्या लेते हैं, सी ई की पावर ए एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस ए एक्स, और इसमें क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट बदल जाते हैं। सी डी की जगह पर हम क्या ले लें, ए भी हम पहले ले चुके हैं, सी डी यहाँ ले लिया हमने, तो आगे हम ई एफ लिए लेते हैं, ई की पावर ए एक्स प्लस एफ ई की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ थर्ड कर दें। साई सेकंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड के लिए सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स हमें कैसे मदद करेगा, मैथमेटिक्स हमें ऐसे हेल्प करेगा कि अगर हम एक एक्सप्रेशन इनमें से कोई से का 2 बार डिफरेंशिएशन करके देखें एक्सप्रेशन आया या नहीं आया, देखें करके हम अभी तुरंत से निकालें, इसे 2 बार डिफरेंशिएट करें,
तेजी से करें, बहुत जल्दी से। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें और देखें कि 2 बार डिफरेंशिएट करके यहां पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। जिससे हमें ये चेक हो जाए कि हमने सॉल्यूशन को सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आप इससे पहुंच गए तो फिर इससे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेम सिचुएशन है, बस कांस्टेंट की चेंज है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं। इसका मतलब क्या है, एक चीज सदा जीवन में याद रखें कि कोई भी सॉल्यूशंस आपने लिखा है, आप अगर उसे चेक करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा सही है या गलत है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस सॉल्यूशन को हम लिख रहे हैं उसको 2 बार यहां से डिफरेंशिएट करें। अगर इस रिजल्ट पे ये पहुंच गया यहां से 2 बार डिफरेंशिएट करके, इसका मतलब ये सॉल्यूशन राइट लिखा है आपने। और अगर नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन गलत है। 2 चीजें सॉल्यूशंस में आपको ऑलवेज याद रखनी है। आधे क्वेश्चन तो आपके कॉम्पिटिटिव दुनिया के तभी सॉल्व हो जाएंगे, केवल 2 चीज आपको पता हो। एक क्या पता हो कि जब भी हमारा कोई सॉल्यूशंस होता है तो वो सॉल्यूशंस ऑलवेज वी नॉट, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। एक कंसेप्ट नंबर 2 का, जो भी हमने सॉल्यूशंस लिखा है वो सॉल्यूशंस श्रोडिंगर इक्वेशंस का ऑल द टाइम पालन करें। क्यों? वेव फंक्शंस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो श्रोडिंगर इक्वेशंस का पालन ना करे। और श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वेव फंक्शंस का हमें साथ साथ ये भी पता है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी को सदा उसे पालन करना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि वेव फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेव फंक्शंस की जो वैल्यू है फाइनाइट होनी चाहिए। जब एक्स वाई जेड इन्फिनिटी की तरफ जाए तो वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो यू हैव रेस्ट्रिक्टेड एंड यू हैव अप्लाइड द मेनी कंस्ट्रेंट ऑन द वेव फंक्शंस। और जब वो सारी उन कंस्ट्रेंटों को आप लगाना जानते हैं तो आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, और कई बार तो बगैर पेन लगाए सॉल्व हो जाते हैं। बस क्या है, हमारे कंसेप्ट साउंड हो। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या करें कि जो आपने सॉल्यूशन ले लिया है उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख लें। साई फर्स्ट कितना लिया है बच्चों? लिखें ये सी ई की पावर ए एक्स प्लस डी ई की पावर ए एक्स। और साई थर्ड रीजन में जो आपने सॉल्यूशन ले लिया है वो क्या करें, इक्वल टू ई ए की पावर एक्स प्लस ई के अलावा कांस्टेंट आपने लिया है एफ ई की पावर माइनस ए एक्स। आपने 3 रीजन्स के अंदर सॉल्यूशन लिख दिए हैं। रीजन नंबर 2 में सॉल्यूशंस क्या लिखा है? ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। रीजन नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशंस आपने लिखा है दिस वन, और रीजन नंबर थर्ड में लिखा है दिस वन। थोड़ी देर पेनों को रोकोगे और मुझे थोड़ी देर सुनेंगे, और बहुत ध्यान से सुनेंगे। इतने ध्यान से सुने कि आपको ये लगने लगे कि हाँ, ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हमारी देखो प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है। प्रॉब्लम ऐसे शुरू होती है कि अगर हम यहां से शुरू करें इधर, तो यहां पे पार्टिकल, अगर मैं इसको कहूं तो ये x बराबर 0 है। इसको कहूं लेंथ l का मान लिया मैंने, तो ये x बराबर l है। ये x बराबर 0 पे एक वॉल है पार्टिकल की, और एक x बराबर l पे वॉल है। अब इस चीज को अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं। जब हम x बराबर 0 से इधर जाएंगे, इधर की तरफ, यहां से इधर जाएंगे, तो हमें पता चला कि x बराबर 0 से जब इधर की तरफ जा रहे हैं तो x नेगेटिव में चलेगा। और जब ये बहुत आगे पार्टिकल कहीं होगा तो x वहां माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर पार्टिकल यहां से इधर लेफ्ट में गया, और क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन ये बनेगी कि x यहां पे माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। कहां? जब पार्टिकल x बराबर 0 से बहुत दूर होगा। बहुत दूर का मतलब जब हमें भी नहीं पता होगा कि यहां से कितनी आगे जा चुका है। वो अलग बात है कि वहां पॉसिबिलिटी उसके पाए जाने की घटेगी। अब क्या होगा? दुनिया का हर वेव फंक्शंस अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। पहले फिर मुझे सुने ध्यान से। फर्स्ट रीजन के अंदर आपने ये सॉल्यूशन ले लिया,
लेकिन मैं इसे ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन दो टर्मों को नहीं ले सकते एक साथ। ये फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन था, इसका मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव थी, जब ये सॉल्यूशन वैलिड था। कहां तक वैलिड होगा? x नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, यहां कहीं भी। अगर मैं x की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूं, ध्यान दो मेरी बात, अगर हम x की वैल्यू को क्या ले लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी। क्यों? यहां से धीरे 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 नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी, आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, और फिर आगे तक हम गए तो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा फर्स्ट रीजन में नेगेटिव वैल्यू। और अगर हमने इसमें x माइनस इन्फिनिटी रख दिया, इसमें a हमारा पॉजिटिव है। ये कैसे पता चला सर कि a पॉजिटिव है? मास पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, v नॉट t से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आनी है। a पॉजिटिव है हमारा, और x हमने यहां पे रख दिया माइनस इन्फिनिटी, तो ये e की पावर प्लस इन्फिनिटी बना देगा। और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। वेव फंक्शन इनफाइनाइट होने का मतलब प्रायिकता का इनफाइनाइट होना, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सॉल्यूशन को हमें सेव करना है, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को ओबे कर रहा था, लेकिन इसने कौन सी कंडीशन ओबे नहीं की? श्रोडिंगर तो ओबे कर दी इसने, लेकिन एक कंडीशन ओबे नहीं कर रहा है कि जब पार्टिकल लेफ्ट में x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। जबकि अगर मैं इन दोनों टर्मों को लेकर चलता हूं और यहां पे क्या कर देता हूं, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर देता हूं, क्योंकि लेफ्ट में कहां तक जाएगा पार्टिकल? माइनस इन्फिनिटी तक, तो मेरा जो साई फर्स्ट रीजन के अंदर बन रहा है सॉल्यूशन, वो क्या बन गया? इन्फिनिटी बन गया। आप कहेंगे सर कैसे बन गया? मैं कहूंगा a पॉजिटिव था, माइनस साइन यहां आ रहा था, और एक माइनस साइन किससे बना? माइनस इन्फिनिटी से, तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी बन गया। और e की पावर इन्फिनिटी बनने का मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू को इनफाइनाइट होना, और वेव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट, वेव फंक्शन साई स्टार साई भी इनफाइनाइट होगा। साई स्टार साई हमें बताता है प्रायिकता, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इनफाइनाइट हो गई इन्फिनिटी पर, जो कि संभव नहीं है। तो अब आपका सॉल्यूशन कैसा सेव हो? सॉल्यूशन ऐसा सेव होगा, एक चीज मैं बताता हूं, एक सॉल्यूशंस, यहां से हमें केवल एक बात पता चली कि ये सॉल्यूशंस हमारी श्रोडिंगर इक्वेशंस को ओबे करेगा। लेकिन दूसरी समस्या इसके साथ क्या पैदा हो गई? दूसरी समस्या इसके साथ पैदा हो गई कि अगर इन दोनों टर्मों को हम सॉल्यूशन में माने, तो वो हमारे साथ में एक कंडीशन पैदा कर रहा है कि जब हम x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वेव फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देगा, और वो दे नहीं सकता। तो सॉल्यूशन हमारा सेव कैसे हो? हमारा सॉल्यूशन ऐसा सेव हो कि हम अगर इस सॉल्यूशन को बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि हम d की वैल्यू को 0 कर दें। जैसे हम d की वैल्यू को 0 करेंगे तो ये इस टर्म का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। जब ये d नहीं बचा तो ये d 0 होते ये टर्म कुछ भी वैल्यू रखे, फिर ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके लिए मजबूरी है किस चीज की? कि सॉल्यूशन को सेव करना है तो आपको क्या करना होगा? d को 0 करना होगा, जिससे क्या हो कि d 0 होने से ये वैल्यू इनफाइनाइट हो, उससे पहले ये टर्म मल्टीप्लाई करके उसे 0 बना दे, तो ये सॉल्यूशन सेव हो जाएगा। इससे समस्या है ही नहीं। आप कहोगे सर इससे समस्या क्यों नहीं है सॉल्यूशन से? इससे इसलिए नहीं है कि जब x की वैल्यू को आप माइनस इन्फिनिटी करेंगे यहां, और a हमारा पॉजिटिव है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो ही जाएगा। ये हमारा दोनों सॉल्यूशन सेव हो जाएगा। दोनों कंडीशन ओबे हो जाएंगी कि वेव फंक्शन इन्फिनिटी भी नहीं बनेगा, और जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो वेव फंक्शन 0 भी हो जाएगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास में क्या रहा? फर्स्ट रीजन में d को हम 0 करें और क्या कर लें? साई फर्स्ट को क्या मान लें सॉल्यूशन को? c e की पावर ax। ये हमारा फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन हो गया। कौन कौन पकड़ पाए, कौन कौन रह गए कंसेप्ट को समझने में? सर ये जो ई एनर्जी है इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस, हाँ, नहीं हमने माना है, क्या माना है कि जो पार्टिकल है, ऐसा नहीं है, यहां पार्टिकल के पास केस ही डिफाइन है कि यहां जो बैरियर पोटेंशियल है वो हमारा ज्यादा है, किससे? एनर्जी से। देखो यहां पर कंडीशन लगा दी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा सॉल्यूशन दूसरी तरीका से बदलेगा फिर, हाँ, तब सॉल्यूशंस में चेंज आएंगे। हाँ, उस केस को मैं अलग से लूंगा, उससे भी डिस्कस करूंगा आगे जाके। जो एक जीवन में सदा याद रखें कि जो सॉल्यूशंस होता है
वो सॉल्यूशंस को कभी भी ऐसा ना मान के चले कि एक सॉल्यूशंस आपने लिया वो सदा वैलिड रहेगा। यहां पे तुमने देखी सिचुएशंस, दो टर्म थी, एक टर्म हमें छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि उसने वेव फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट बना दिया। प्रायिकता इनफाइनाइट हो नहीं सकती, तो आप उस सॉल्यूशन को कैसे सेव करेंगे? आप इस डी को 0 कर दें। बात समझ आई? हाँ, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इस सॉल्यूशंस में अगर हम जाएं और इस ए की जो वैल्यू है, यहां देखें, इस ए की वैल्यू को, यहां पे हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक। अगर ए की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें और एक्स की कोई भी वैल्यू नेगेटिव लें, अगर हम क्या कर दें, इस ए की वैल्यू को पहले यहां से उठा के यहां पुट करें, कर सकते हैं, ये तो हमें यहां पता ही है, और एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लें और उसके बाद एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लेने के बाद वी नॉट को इनफाइनाइट करें, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। देख लो करके। नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम साई फर्स्ट को देखें और सॉल्यूशन पे जाएं, सॉल्यूशन है हमारा सी ई की पावर ए का मतलब यहां से ले लें वैल्यू, कितनी हो रही है बच्चों? ये तो आया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हमारा कब है? एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए। एक्स नेगेटिव होगा सदा, जब भी हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो एक्स सदा माइनस में आएगा। एक्स हमारा यहां नेगेटिव है और वी नॉट की वैल्यू को हमने इन्फिनिटी कर दिया, तो साई है 0 हो जाएगा। देखो करके। नहीं, दोनों में अंतर है। अंतर तो तुम्हारे सामने आ गया। यहां इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आई, 0 का ही है। 0 तो हम जब बना रहे हैं जब वी नॉट इन्फिनिटी हो, मींस फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल को अगर हम इनफाइनाइट में बदले तब आ रहा है, अदरवाइज तो फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल में वेव फंक्शन 0 कहां है? ये है वैल्यू। अंतर क्यों नहीं आ रहा है? अंतर ही बताने के लिए तो मैं डिस्कशन दे रहा हूं। अगर दोनों सेम होते तो फिर जरूरत ही क्या ही अलग अलग डिस्कस करने के। फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल से आप इनफाइनाइट पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। आप कहें कि इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल से फाइनाइट पा जाओ, मैं नहीं ला सकता तुम्हें। हाँ, यहां से कहोगे कि फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल का स्पेशल केस इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल है, आई एग्री। लेकिन अगर आप मुझसे कहोगे कि इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल का स्पेशल केस फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल है, आई डिसएग्री। क्यों? इस पूरे सॉल्यूशन को आप करते जाइए, और जब आप सॉल्यूशन को पूरा करते जाएंगे तो एक बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स हमें पता चलेगी। क्या? कि जब हमारा फाइनाइट पोटेंशियल लगता है तो वेव फंक्शन 0 नहीं होता। यहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आई है, और अगर यहां इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी वेव फंक्शन की, मींस पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की 0 हो गई। और कर्व ट्रेसिंग में समझाऊंगा, तो अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। आप दोनों केसों को एक नहीं ले सकते। अगर आपने पढ़ा है फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल तो ये चल रहा है। इनफाइनाइट में मैंने बताया था वेव फंक्शन इस रीजन में और इस रीजन में 0 होते हैं। यहां पर कहां 0 आ रहा है? ये वैल्यू दे रहा है, देखो फाइनाइट। तो वो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो एक स्पेशल केस होगा ना, एक्स फाइनाइट भी तो होगा। वो तो सॉल्यूशंस कोई भी क्यों ना हो, जब भी हम सॉल्यूशंस को लेकर चलेंगे तो एक्स वाई जेड जब भी इन्फिनिटी की तरफ को टेंड करेंगे तो वेव फंक्शन सदा 0 होगा। वो कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, वो तो सदा ही होना है, वो तो हर केस में होगा। लेकिन इसमें पता है अंतर क्या आ रहा है? अंतर आप समझने का प्रयास करें। अंतर ये आ रहा है, यहां सॉल्यूशन पहले ए साइन और कॉस फॉर्म में होगा, जबकि वहां पे सॉल्यूशंस केवल साइन था। एक अंतर। दूसरा, फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल के अंदर जो सॉल्यूशन है इस रीजन के अंदर, वो फाइनाइट वैल्यू देगा, वहां 0 देगा। इस रीजन के अंदर इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल में सॉल्यूशन 0 होगा, और फाइनाइट में भी हम निकालने जा रहे हैं। अभी कहां निकाल रहा है? थर्ड रीजन में सॉल्यूशन और डिस्कस करेंगे अभी। फिर उनकी ट्रेसिंग लेंगे, और ट्रेसिंग के बाद फिर रिजल्टों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कंपैरेटिव रिजल्ट हमसे क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी।
और पता है इसका स्पेशल केस इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल है। आप इनफाइनाइट पर जा सकते हैं। देखो मैं पहुंचा तो रहा था इसी सॉल्यूशन को, कहां पर भी मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो डिस्कस कर रहा था। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वी नॉट की वैल्यू को आप इनफाइनाइट कर दें, सॉल्यूशन जो है जीरो हो जाएगा। मींस इस रीजन में सॉल्यूशन जीरो होगा। कब? जब ये वैल्यू वी की इनफाइनाइट हो जाएगी, मींस वी नॉट इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलवेज कहा है मैंने, जब भी कोई सॉल्यूशन हो, अगर पोटेंशियल को इनफाइनाइट वैल्यू देने पर अगर वो जीरो नहीं होता तो इनवैलिड सॉल्यूशन है। वैलिड सॉल्यूशंस वही माना जाता है कि जब वी नॉट की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो वे फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए। अब कहां चलते हैं? थर्ड रीजन से बात करते हैं। एनर्जी लेस देन वी नॉट का मतलब यह है कि यहां जो ये पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी, जहां जो इसमें ट्रैप हो रहा था वो, और जो ये दीवार थी, इन्हें तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, पार्टिकल पे एनर्जी कम है और दीवारों को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में आप क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछते कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जवाब दे क्या कि पार्टिकल बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हाथ खड़ा कर देती। क्लासिकल मैकेनिक्स आपसे कहती कि कभी नहीं जाएगा। क्यों? पार्टिकल को बैरियर पार जो करना था वो बैरियर पार करना है ज्यादा बड़ा, और पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती कि नहीं जाएगा कभी भी, नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इवन दो देयर इज ए लिटिल पॉसिबिलिटीज, स्टिल देयर इज ए फाइनाइट पॉसिबिलिटी टू पेनिट्रेट द वॉल्स। चांसेस कम तो हैं लेकिन शून्य नहीं है, और यही मानता है क्वांटम की। जहां क्लासिकल मैकेनिक्स हाथ खड़े कर लेती है कि ये नहीं होगा, वहां क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हाँ पॉसिबल है। इसीलिए फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स को ए रे ऑफ होप कहा जाता है, आशा की किरणें। टेलर डायोड काम करता है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। जैसा भी हम आगे लेक्चरों में जाएंगे, उस लेक्चर में क्या पढ़ रहे होंगे, टनल इफेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि टनल इफेक्ट क्या चीज है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स साफ साफ मना कर देगी, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी कि हाँ पॉसिबिलिटी है। इसी कंसेप्ट पर बेस है वो भी। तो क्या चले बच्चों, थर्ड रीजन में जाते हैं, और थर्ड रीजन के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिख रखा है ऑलरेडी। कहां कहां लिखा हुआ है? एक तो इधर लिखा है, चलो यहीं से डिस्कस करता हूं। इसमें यहां से देखें और फिर से पेनों को रोकें, कुछ देर के लिए मुझे सुने। जिस समय मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो पेपर पर कुछ नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे कॉपी में? जब मैं अपनी बात पूरी कर दूं। क्यों? कंसेप्ट जो मिस नहीं करना है। अब देखिए सॉल्यूशंस में हम कैसे जाते हैं। सॉल्यूशंस में हम ऐसे जाएंगे कि यहां x बराबर एल से आप आगे जा रहे हैं, x बराबर एल से आगे कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी जाएंगे। जब आपका ये सॉल्यूशन होगा थर्ड रीजन में, तो आप इधर की पॉजिटिव वैल्यू की, x की पॉजिटिव वैल्यू लेते जा रहे हैं, यहां नेगेटिव थी इधर। x बराबर एल से आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे x पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा, लेकिन संख्या पॉजिटिव होगी x की। क्यों? जीरो से इधर माइनस में और जीरो से इधर प्लस में। अब आपका जब आगे जाएगा एल से 2l, 3l, 4l और आगे तक चला गया इनफाइनाइट तक, तो ये सॉल्यूशंस आप लेके चल रहे हैं। अगर मैंने ये हमारा पॉजिटिव है और इसके अंदर x की वैल्यू को अब माइनस इन्फिनिटी नहीं रखूंगा, प्लस इन्फिनिटी रखूंगा। अब इसमें फिर समस्या आ गई। समस्या आई कि x बराबर इन्फिनिटी, जैसे मैंने टेंट कराया, केस कराया, कभी भी x बराबर इन्फिनिटी कभी नहीं लिखेंगे, नेवर। आप मुझसे पूछोगे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बराबर कभी होगा ही नहीं, टेंस्ड होता है, मींस दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। क्योंकि इन्फिनिटी आज तक किसी को मिला नहीं है। इसलिए सदा जो फिजिक्स समझता है वो बराबर कभी नहीं लिखता, टेंस टू कहता है। बहुत दूर चले जाएं, इस x बराबर एल से पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, कहां? बहुत दूर जाके, और फिर पूछ रहे हैं कि पार्टिकल है या नहीं है। तो फिजिक्स ये कहती है कि जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो पार्टिकल की पॉसिबिलिटी तो है लेकिन घटेगी दूर जाने पे। कैसे घटेगी? इस एक्सप्रेशन से पूछें। तो यहां पे जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूं मैं और इस सॉल्यूशन को मैं लेता हूं, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा। क्यों? ए पॉजिटिव है।
फिर से कहोगे सर ये पॉजिटिव कहाँ कैसे है, यहां से बता चुका हूं ऑलरेडी। ए हमारा यहां पॉजिटिव है, एक्स को हम इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये ई की पावर इन्फिनिटी दे देगा, और ई की पावर इन्फिनिटी हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब फिर से वेव फंक्शन जीरो इन्फिनिटी, इसका मतलब प्रायिकता इन्फिनिटी, और प्रायिकता इन्फिनिटी होनी नहीं। तो आप इस सॉल्यूशन को कैसे बचाएं, क्योंकि इस पे तो साई थर्ड जो इन्फिनिटी हो गया, तो आप कैसे बचाएं सॉल्यूशन को, ई को जीरो कर दे, सॉल्यूशन बच जाएगा। और सॉल्यूशन हमारा इस रीजन के अंदर क्या होगा, हाँ जी, क्या कुछ गलत लिख गया, कोई बात नहीं, चलो इतना ज्यादा मत सोचो। अगर ऐसा कुछ कहोगे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताई दे रहा हूं, इस जो कांस्टेंट है ई की जगह पे मत लो, ई जैस कर दो, चलो ई जैस कर दो, ये कांस्टेंट ही तो था, एनर्जी नहीं है ये, ई जैस कर दो इसे, कोई बात नहीं। ये तो तुम्हें बहुत देर पहले बतानी थी मुझे। ये ई, और यहाँ पे चलो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे जो थे ए बी सी डी ई डैश और एफ, ये कांस्टेंट थे। ये ई जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डैश कांस्टेंट को कर रहा है, तो यहाँ पे ई डैश की वैल्यू को जीरो कर दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि जब आगे कभी जीवन में आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिले तो आप ई लेना ही मत इसे, आप इसको एफ और जी कर देना, जी एच कर देना, क्यों जी, हाँ कुछ भी ले लो, कोई सी आफत है, और ले लो तो मेरी तरह जैसा करेक्ट करा रहे हो ऐसे ही कर देना, ई जैसे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक डज नॉट मैटर तो जीरो हो गया। अगर क्या हो जाए, और जो पार्टिकल की एनर्जी है वो V नॉट से ज्यादा हो जाए, तो पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा हो जाए तो पोटेंशियल सब केस डिस्कस करूंगा, सब इनफाइनाइट का मिलेगा पार्टिकल। बेसिकली मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक बात आपको पता चलेगी कि अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट ना रहा तो पार्टिकल सदा मिलेगा। अगर आप फिजिक्स में ये चीज नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। समस्या केवल तब पैदा होगी जब इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा। उसके अलावा एक समस्या और होगी, आपने बैरियर हाइट को बढ़ा दिया, जिस बैरियर को पार करना है पार्टिकल को, वो भी समस्या पैदा करता है। अगर उसकी फिजिक्स एक चीज हमसे कहती है, कहीं पार्टिकल को हम किसी पर्टिकुलर रीजन से गुजारना चाहते हैं तो दो चीजें उसको मेजर तौर पर उसकी प्रायिकता को घटाती हैं। एक उसकी बैरियर हाइट, जितना ज्यादा बैरियर होगा उतनी ही संभावना उसके पाए जाने की घटेगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, स्टिल फाइनाइट होगी। और दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि जहां से पार्टिकल जा रहा है उस पर जो बैरियर लगाए हम, अगर ज्यादा रीजन के अंदर बैरियर लगाए उसे रोकने के लिए, तो बैरियर की हाइट, वो जो चौड़ाई जितनी होती चली जाएगी उतनी संभावना उसके पाए जाने की कम होगी आगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर फाइनाइट शब्द लग गया, चाहे बैरियर हाइट में लग जाए, चाहे जो हमारा बैरियर हमने लगा रखा है उसकी लेंथ में या बैरियर की हाइट में, अगर फाइनाइट लग जाए तो वेव फंक्शन को कभी जीरो मत करना कहीं भी, फिर नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिक्स बस एक ही चीज पे जाकर परेशान होती है, वहां डिफीट होती है जहां इनफाइनाइट शब्द लग जाता है। और खुशकिस्मती इंसान की यह है कि इनफाइनाइट जैसी कोई चीज होती नहीं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये कहती है कि जहां क्लासिकल मैकेनिक्स कहेगी कि वेव फंक्शन जीरो हो रहा है, वहां पार्टिकल कभी नहीं होगा, क्वांटम सदा कहेगी क्या होगा। वो एक अलग बात है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि आप ये सोचो पॉसिबल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जरूर कहती है कि पॉसिबल है जरूर। अभी जब मैं इसकी कर्व एक्सप्लेन करूंगा तो फिर इस चीज को भी डिस्कस करूंगा। हम कहां तक पहुंचे उसको सुने। अगर आपका कोई सॉल्यूशंस फाइनाइट पोटेंशियल के अंदर
कहीं 0 दे रहा है तो आपको इसका मतलब है कि फिजिक्स आपको नहीं आती। ऑलवेज कुछ बेसिक आईक्यू का इस्तेमाल करो लाइफ के अंदर। बेसिक आईक्यू का इस्तेमाल कैसे करो उसको सुनो। आपसे जैसे कहता है कि क्वेश्चंस, अब मैं आपको क्वेश्चन बनाने सिखाता हूं जो बुक में कभी कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें, और इस पर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कैसे बनाते हैं। सबसे इजी क्वेश्चंस मुझसे पूछा जाए तो सबसे इजी क्वेश्चन इसमें यह होगा कि एक पार्टिकल है, वो फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल के अंदर है, उसके तीनों रीजन्स में सॉल्यूशन बताइए। सबसे आसान है, तीनों सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा और इजी सॉल्यूशन, अलग अलग पार्ट्स में पूछे। अलग अलग पार्ट्स में पूछने का मतलब क्या हुआ, इस रीजन में सॉल्यूशन अलग पूछ ले, इसमें अलग पूछ ले और इसमें अलग पूछ ले। संभव है ये भी क्वेश्चन। अगली नेक्स्ट संभावना क्या है, नेक्स्ट संभावना थोड़ी सी टफ क्वेश्चनों की है। कहता है एक पार्टिकल फाइनाइट डी पोटेंशियल वॉल के अंदर था और उसमें पोटेंशियल की वैल्यू को हमने राइज कर दिया, बढ़ा दिया। कहेगा फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर पाए जाने की प्रायिकता बताएं। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, कभी भी फिजिक्स से कुछ मत पूछो, सबसे पहले अपने दिमाग से पूछो। मुझसे पूछोगे तो मैं तुमसे सदा कहूंगा कि बैरियर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी तो पार्टिकल को बाहर निकलना मुश्किल पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि आईएएस का एग्जाम पास करना मुश्किल है तो उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, 10 से 11 लाख लोग पेपर देते हैं और सीटें पता चला 1000 सारी आईएएस की, आईपीएस, आईआरएस की। तो अभी आपको ये पता चल गया कि पॉसिबिलिटीज पेनिट्रेशन की कम हो गई, आपको पास करने की संभावना कम हो गई। अब अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वहां बढ़ती है, नंबर ऑफ वैकेंसी घटती है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके पास होने की संभावना कम हो रही है। लेकिन आप ये ना कह सकते कि प्रायिकता जो पास होने की 0 है, कम जरूर होगी। सेम कहानियां हैं। क्या हो रहा है, अगर आप पार्टिकल की हाइट को, जो उसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हो तो आपको खुद ही ये पता चलेगा कि पार्टिकल को ज्यादा जूझना पड़ेगा उसे पार करने में। बैरियर कुछ नहीं होते, ऑब्स्ट्रक्शन ही तो होते हैं। आप जब ये कह रहे होते हो कि बैरियर पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ा रहे हैं। अगर जब आप ये कहते हैं कि हमने एक ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा पैदा कर दिया इनफाइनाइट जैसा, तो आप इस तरीका से समझें कि आईएएस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और वैकेंसी कोई है ही नहीं, पेपर हो रहा है, तो पास कहां से होगे? अब भी नहीं समझ रहे? और पेपर हो रहा तो ऐसा कभी होगा नहीं कि वैकेंसी ना हो, पेपर ही क्यों होगा नहीं तो। कम समझे। कहां जोड़ दी मैंने? क्वांटम मैकेनिक्स लाइफ पे जा जोड़ी। और अगर आप बेसिक आईक्यू इस्तेमाल नहीं करते, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी मैथ को से फिजिक्स नहीं पूछता। मैं फिजिक्स से पहले लिखूंगा कि ऐसा होना चाहिए और फिर मैथ से कहूंगा कि अब ऐसा कहे, और पता चला वो ऐसा ही कहेगा। कहता है 4 पोटेंशियल अप्लाई किए। थोड़ा देखो टफ क्वेश्चन बनाता हूं, इजी करता हूं, फिर टफ करता हूं। आपसे सबसे इजी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपने बता दिए सॉल्यूशन ये होंगे। थोड़ा सा मुश्किल करता हूं। कहता है कि बैरियर हाइट को, या हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू को हम V0 से 2V0 कर देते हैं। कहता है आप बताइए पार्टिकल के फर्स्ट और रीजन में जो पॉसिबिलिटीज हैं पाई जाने की, वो घटेंगी, बढ़ेंगी, सेम रहेंगी, और कह नहीं सकते, या भी इसका जवाब उपलब्ध नहीं है। घटेंगी, पॉसिबिलिटीज घटेंगी। क्यों? जैसे जैसे बैरियर हाइट को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उल्टा कर दो, इस V0 की वैल्यू को V0/2 कर दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है बताओ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट और थर्ड रीजन में है वो घटेगी या बढ़ेंगी? बढ़ेगी। अब आप क्वांटम मैकेनिक्स से पूछते रहे ना, क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिकल रिजल्ट भी ये कहेगा मैं नहीं कर रहा हूं ये काम, ये तुम करके देखो। मुझसे पूछोगे कि सर थोड़े से क्वेश्चन इस पर और बता दो, तो क्वेश्चनों की भरमार है इस पर। मैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाऊं, मैं कहूंगा कि एक बार मैंने V0 लगा दिया, एक बार मैंने
2v0 लगा दिया और कहूंगा दोनों रीजन्स के अंदर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की रेशो बताओ, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन क्वेश्चन तो है ही। आज मैं जवाब नहीं दे रहा, लेकिन तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्योंकि अभी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे। अभी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी तुम्हें पढ़ाई नहीं गई होती क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो होती है वो इस चीज पर निर्भर करती है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहाँ कितनी है। एक वर्ड्स आएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिसे मैं आगे लेक्चरों में डिस्कस कर रहा हूँ। उस दिन तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चंस, आज तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस पर क्या क्या क्वेश्चंस फर्दर बन सकते थे जो अभी मैंने रोक दिए। क्या सोच के? क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट आपको पता नहीं है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चंस अभी भी इस पर महत्वपूर्ण है। 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं कि हमसे ये भी पूछ सकता है कि x बराबर 0 के ऊपर जो ये कांस्टेंट थे, कौन कौन से कांस्टेंट? 4 कांस्टेंटें हैं। कौन कौन से कांस्टेंट हैं? 4। यस, देयर आर 4 कांस्टेंट। कौन कौन से? ए बी सी एम। देखो, हालांकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इस पर इतना डिटेल डिस्कशन दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था इसे आधा घंटे में खत्म करूंगा, लेकिन मेरा डिस्कशन इस पर बढ़ता रहेगा अभी। देखो, मैंने क्या किया, 3 रीजन्स के अंदर इसके सॉल्यूशंस लिख दिए हैं और मुझे इस पर कुछ पूछना है, तो बहुत जल्दी से बताएं क्या पूछना चाहोगे, नहीं तो मैं इस पर आगे जा रहा हूं। अभी मैं जाऊंगा वेव फंक्शन इसके कैसे ट्रेस करते हैं। वेव फंक्शन की ट्रेसिंग करोगे इस पर, कैसे वेव फंक्शन ट्रेस होंगे, कैसे करोगे? खींचना, हाँ जी, कोई ट्रेस कर पाएगा कर्व? कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इसके कर्व खींच देगा? साई, ये हमारा रीजन कौन सा माना था हमने? सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। दोनों तीनों चारों चीजें फिर से सीख लो। साई सेकंड रीजन के अंदर सॉल्यूशन बच्चों कितना आ गया है? ए साइन के एक्स बी कॉस के एक्स। साई फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन क्या आ गया है बच्चों? और साई थर्ड रीजन में एफ आर आर क्या कांस्टेंट? ये हमारे पास 3 रीजन के अंदर ये सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन। मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन देखो बताता हूं इस पे, कॉम्पिटिटिव दुनिया का। इजी सॉल्यूशंस में ये पूछ सकता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन है ये। ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन समझते हो? जब सॉल्यूशन साइन और कॉस में लिखा जाता है तो साइन और कॉस ऑसिलेट करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन ऐसे चलता है साइन फंक्शन, फेज का ही तो अंतर होता है साइन कॉस में, तो ये ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है। और इधर सॉल्यूशंस कैसे होंगे? एक्सपोनेंशियली तो होंगे ही होंगे और डिकेइंग भी होंगे। और इधर भी सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली अगर बच्चों मैं एक कर्व आपको पहले खींच चुका हूं, उसी कर्व से मैं चाहूंगा इसे पढ़ाना तुम्हें, तो चाहूंगा मैं कि मैंने एक कर्व खींचे थे जब इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व था। आप बार बार कहोगे सर दोनों को आप एक साथ क्यों ले आते हैं? इसलिए ले आता हूं कि इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व से मुझे ऑलवेज कंपैरिजन करना पसंद है। किसका? फाइनाइट का। क्योंकि वो पसंद क्या, वो कंपैरिजन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें पता हो कि इनमें दोनों में मूलभूत अंतर क्या है।
तो जब हम इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व में थे तो देखो सॉल्यूशन n बराबर 1 में ऐसा आया था, याद आ रहा है? नहीं आया? ये सॉल्यूशन यहां पे क्या था, a sin kx था। किसमें था ये? और यहां साई 0 था। किसमें? जब यहां v की वैल्यू 0 थी और यहां v क्या था? इंफिनिटी। अब मैंने ये कर्व खींच दिया। a sin kx और cos kx जो सॉल्यूशन है उसमें यहां ऑसिलेटरी सॉल्यूशन एज सच बना रहेगा, लेकिन अभी यहां से बाहर देख रहे होगे वेव फंक्शन 0 हुआ है दोनों तरफ, यहां 0 नहीं होगा। यहां पे एक्सपोनेंशियली दोनों तरफ को डिकेइंग सॉल्यूशन दिखाना है, तो आपको यहां पे क्या कर देना है, आप इससे चले यहां पे सॉल्यूशन में b cos kx ऐड किया, यहां v को क्या किया, फाइनाइट किया, v नॉट किया, यहां पे v को v नॉट किया और इससे सॉल्यूशन से पूछा तो ये सॉल्यूशन क्या देख रहे हो, दोनों तरफ को डिकेइंग सॉल्यूशन है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। और ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये सॉल्यूशन c की पावर ax हो गया, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वाला, और इधर सॉल्यूशन को क्या ले रहा था, f e की पावर माइनस ax। नहीं पहुंचे? होमवर्क में आपको रीजन नंबर n, ये तो n बराबर 1 में खींचा है, n बराबर 2 और n बराबर 3 में भी होमवर्क में आपको वेव फंक्शन खींचने हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो कुछ इस तरीका का सॉल्यूशंस जो है, किसमें देखो पहले क्या चलता है, ऐसे सॉल्यूशन आता है, ये सॉल्यूशन इस तरीका से एक्सपोनेंशियली इधर भी चला जाएगा और इधर का सॉल्यूशन कैसे जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ये n बराबर 2 में जाएगा इस टाइप के सॉल्यूशन। मैं डिटेल वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि n बराबर 1 और n बराबर 2 में, n बराबर 3 में कर्व ऐसे ही चलेंगे जैसे पार्टिकल किस में थे, इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व में, लेकिन x बराबर 0 और x बराबर l की तरफ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जाएंगे, उन्हें दिखाना है हमें। क्लियर है बात? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय इस पर नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जैसे जैसे इस जो हमारा a था, जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ये जो वैल्यू है a की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हमें ये पता चलेगा कि जो a है हमारा किसका फंक्शन है, a फंक्शन किस किस का है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी ले रखी है तुमने, a स्क्वायर की वैल्यू ले रखी है 2m अपॉन h का स्क्वायर v नॉट माइनस e। तो a हमारा जब बढ़ेगा जब v नॉट बढ़ेगा, a कब बढ़ेगा, जब v नॉट बढ़ेगा या e घटे, पार्टिकल की एनर्जी कम हो, तभी तो a बढ़ेगा। a बढ़ाने के दो तरीके हैं आपके पास, क्या, या तो v नॉट की वैल्यू को बढ़ा दो या पार्टिकल की एनर्जी को कम करो। और अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करो तो आपको यह पता चलेगा कि साई फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर वैल्यू दो चीजों पे मेजर तौर पर निर्भर करेगी, एक v पे और एक e पे। आप कहेंगे सर कैसे पता चला आपको, मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन में a आ रहा है दोनों जगह, और ये फंक्शन किस किस का है, v नॉट का और e का। अब अगर आप मैथ से पूछेंगे तो मैथ क्या कहेगा वो एक अलग एपिसोड है। आप फिजिक्स से पूछेंगे तो फिजिक्स क्या कहेगी उसको सुनो। फिजिक्स ये कहेगी कि साई फर्स्ट और साई थर्ड रीजन के अंदर ये वैल्यू डिक्रीज होंगी। कब होंगी ये, जब हमारा v नॉट तो बढ़े और e की वैल्यू कम हो। अगर बैरियर की हाइट हमारी क्या होगी,
ये हमारा पोटेंशियल यहां पे बढ़ रहा है, अब पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही है, तो क्या होगा, हमारे साई फर्स्ट और साई थर्ड की वैल्यू दोनों डिक्रीज होनी चाहिए। देखो मैथ कह रहा है या नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं समझ पा रहे। अगर हमारा ऐसा होता है, वी नॉट बढ़ता है, तो यहां से देखें ए की वैल्यू बढ़ेगी और ये एक्सपोनेंशियल में एक्स नेगेटिव में जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियली जो वैल्यू है वो तेजी के साथ डिक्रीज होगी। तो यहां पे जो ये है, ये वैल्यू और घटेगा कर्व। कब? जब हमारा वी नॉट, बैरियर हाइट और एनर्जी कम होगी, और दोनों का इंपैक्ट सेम है। बात को सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों का इंपैक्ट सेम का मतलब क्या है, अगर किसी केस के अंदर पार्टिकल को आप चाहते हैं कि वो ट्रैप रहे, तो आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरीका से उसे कंट्रोल कर सकते हो। एक किससे कंट्रोल करोगे, बैरियर की, जो बैरियर है हाइट उससे, मींस वी नॉट से, और दूसरा किससे करोगे, एनर्जी से। तो अगर हम वी नॉट की वैल्यू को बढ़ाते हैं और एनर्जी को कम रखते हैं, तो पाए जाने की प्रायिकता फर्स्ट और थर्ड में कम हो जाएगी, और इसका वाइस वर्सा। जैसा आपसे क्या कहेगा, कहेगा साई फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर वेव फंक्शन किस किस पर निर्भर करता है, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि वेव फंक्शन से जो निर्भर करेगा, वो एक तो निर्भर करेगा हमारा एनर्जी पे, एक करेगा वी नॉट पे, और एक करेगा उससे डिस्टेंस पे। कहां से, x बराबर 0 से कितनी दूर है पार्टिकल। ये बेसिकली साई फर्स्ट जो हमारा निर्भर किया वो किस पे किया, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट पे तो कर ही रहा है, कौन से पे, सी पे, जो यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इस पे तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ किस पे कर रहा है, वी नॉट पर, उसके अलावा किस पे कर रहा है, ई पे, और ये किस पे कर रहा है, एक्स पे। देखो मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूं क्वेश्चन बनाते समय, सब पे डिपेंडेंसी एक तरीका की नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा किस पे कर रहा है, चार पे कर रहा है, एक क्वेश्चन तो देखो जी बन गया, क्या, किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है, तो योर आंसर शुड बी सी पे कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वी नॉट, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। कहां से, x बराबर 0 से पार्टिकल कितनी दूर है उस पर निर्भर कर रहा है, चार पॉइंटों पर कर रहा है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या कहेगा उसको सुनो ध्यान से, सब पे बराबर तौर से निर्भर नहीं कर रहा। अगर आपको यह पता करना है कि सबसे ज्यादा किस पे कर रहा है, तो बताओ किस पे कर रहा है सबसे ज्यादा, काश तुम जवाब दे दो, यस, सबसे ज्यादा कर रहा है एक्स पे। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला, जब ए लोगे यहां पे तो ये पावर हाफ पे करेगा निर्भर, ए किस पे निर्भर किया, ए बेसिकली ए खुद किस पे निर्भर कर रहा है, वी नॉट माइनस ई की पावर हाफ पर, तो यहां पावर हाफ पे डिपेंडेंसी है, और यहां पे डिपेंडेंसी कैसी है, वो एक्स पे है सिंपल, तो यहां पावर 1 पे निर्भर है, यहां पावर हाफ पे, तो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंडेंसी एक्स पे सबसे ज्यादा है। देख रहे हो क्वेश्चन, कभी सोचोगे थोड़ा ही तुम ऐसे, सोचने का लुक चेंज करो। जब आप केवल बुक पे क्या करते हो, सीधा सीधा रीड करते हो, उससे काम नहीं चलता कंपटीशंस की दुनिया में। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, फिर सबसे ज्यादा किस पे करता है, फिर सबसे कम किस पे करता है। वी नॉट सबसे ज्यादा, डिपेंडेंसी मस्ट डिपेंडेंट, मस्ट डिपेंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा निर्भरता एक्स पे है। वी नॉट और ई पे इक्वल है, इक्वली दोनों पे, वो अलग बात है कि डिपेंडेंसी है उल्टी दोनों पे। अगर हम डिपेंडेंसी को देखें और साई थर्ड रीजन के अंदर हमें बढ़ाना है, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। साई फर्स्ट और साई थर्ड में पार्टिकल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वी नॉट और ई पे डिपेंडेंसी तो सेम है, लेकिन उल्टी डिपेंडेंसी है। कम समझे बात, पावर हाफ पे तो निर्भर कर रहा है दोनों फैक्टर में, लेकिन वी नॉट माइनस ही आ रहा है। तो अगर हम
साई फर्स्ट की और थर्ड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया वी नॉट को तो बढ़ा दें और ई को घटा दें, तो उल्टा चल रहा है। लेकिन डिपेंडेंसी का लेवल सेम है, पावर हाफ, लेकिन उल्टी डिपेंडेंसी है। फिर सी पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट पे, दिस वन, लेकिन इस पे लीनियर डिपेंडेंसी है, प्रोपोर्शनल है सीधा। सी बढ़ेगा तो तुम्हारा साई फर्स्ट बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा, साई थर्ड बढ़ेगा। लेकिन मेजर चीज क्या है जो मुझे समझानी थी, वो है मोर डिपेंडेंट अपॉन एक्स। और आप क्यों कहोगे इस बात को? आप कहोगे सर आपने इस पर सबसे कम डिपेंडेंसी क्यों बताई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सदा तेजी से चेंज होते हैं, लीनियर फंक्शन लीनियर वेरी करते हैं, एक्सपोनेंशियल बहुत फास्ट बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट भी तेजी से होता है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग भी तेजी से होता है। खुद ही तुम्हें पता चलेगा, लीनियर तो देखो ऐसे चलेगा और एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ेगा। तो यहां तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, और इस पर देख रहे हो कितना तेजी से चेंज हो गया। कम समझे बात? एक्सपोनेंशियल चेंज चाहे डिक्रीजमेंट के हो चाहे इंक्रीजिंग के हो, फास्ट होते हैं लीनियर के मुकाबले। अब तुम्हारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है, कहां पे चल रहा है हमारा लेक्चर? सो तो नहीं गए हो? नींद तो नहीं आई किसी को? फाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है। तो मैं याद दिला दूं, कभी थोड़ी देर में ये कहने लगो सर क्या चल रहा था, है ना? ऐसा, ऐसी भी संभावना है। वजह क्या होता है, फिजिक्स जो जानता है वो उसे एंजॉय कर रहा होता है, और जो नहीं जानता वो जूझ रहा होता है। क्योंकि मेरे लिए तो ये ऐसा है कि जैसे बच्चों का खेल, मेरा तो रोज का ही काम है ये। आज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जब कितनी बार ये पढ़ा दिया। वो एक अलग बात है कि एनालिसिस हर साल चेंज होता है, सोचने का दायरा चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले जो सब्जेक्ट पर पकड़ होती है वो 20 साल बाद टोटली अलग हो जाती है। टीचर तो समझता है, और वो बच्चों पर निर्भर करता है कि उससे कितना गेन करना चाहते हैं। जितना करना चाहते हैं टीचर अपने लेवल को, उतना ही उसी लेवल पर बढ़ाता जाता है। भाई क्या समझाने लग गया इसे? समझा मत, मैं समझा रहा हूं, मेरे ही समझ ले पहले, हाँ फिर समझ लेना तुम बाद में। देखो आगे चीजें शुरू करते हैं, इसमें थोड़ा सा और बढ़ाता हूं इसे, फिर इसके बाद देखते हैं नया टॉपिक। उम्मीद नहीं थी मैं इतना ज्यादा अंदर तक जाऊंगा इस टॉपिक में, पर मुझे मजा आ रहा है जाने में, है ना? तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम भी जाने का प्रयास करो जितना भी जा सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात जो है तुम्हें मुझे बतानी है, उसे सुनो। क्वेश्चंस कैसे बनता है, कैसे हम पॉइंटों को छोड़ जाते हैं। ऐसे हम छोड़ जाते हैं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि सर केवल 3-4 चीजों पर डिपेंडेंसी बता रहे थे, एक पॉइंट को मिस कर रहा था मैं। तुम्हारा ध्यान नहीं गया, मेरा गया, फिर मेरा ही गया उस पर भी, क्योंकि मैं खड़े होकर जब तुमसे बात कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में बात तो मैं तुम्हें खुश करने को कर रहा होता हूं, पर मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है उस समय भी। एक चीज क्या बची रह रही थी? मास। मास पे भी निर्भर करता है। कहां था फैक्टर? छूटा। कहां था ये स्क्वायर में? 2m अपॉन h कट स्क्वायर v माइनस e। मास पे भी डिपेंडेंसी है। a m की पावर हाफ पे भी निर्भर है। क्वेश्चन आया और उसमें पता चला कि एक ये भी पूछ सकता, फर्स्ट रीजन के अंदर किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, उसमें एक मास भी मिल सकता है। हमारा जो मैथमेटिक्स है उससे फिजिक्स सदा पूछने की कोशिश करो। अब इस पे क्वेश्चन क्या कहेगा? पार्टिकल के पास एनर्जी सेम थी, बैरियर हाइट सेम थी, एक बार हल्का पार्टिकल था, एक बार भारी था। बताओ फर्स्ट और थर्ड रीजन में पाए जाने की प्रायिकता किस केस में ज्यादा होगी? भाई m को बढ़ाते ही a की वैल्यू बढ़ गई। a की वैल्यू बढ़ते सीधा सीधा क्या हुआ? साई फर्स्ट रीजन के अंदर e की पावर a में निर्भर कर रहा था, तो a बढ़ाते ही क्या होगा? a की वैल्यू बढ़ाना अच्छा है, ज्यादा संभावना है पहुंचने की, क्योंकि जितनी डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, और तुम्हें पता चल रहा है m एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है v नॉट के साथ मल्टीप्लाई में।
मास का एक बहुत बड़ा रोल होगा, पार्टिकल के मास का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि अगर हमने बड़ा मास कर लिया तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो साई फर्स्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो लाइटर और भारी का मतलब समझ रहे हो? हल्के को क्रैप करना आसान है, भारी को क्रैप करना मुश्किल है। अब आगे जो चीज इसमें शुरू होती है वो ये है कि क्या ये क्वेश्चन है खत्म हो गए हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं खत्म हुए। फर्स्ट और रीजन में डिपेंडेंसी, फर्स्ट और सेकंड रीजन में डिपेंडेंसी अलग अलग हैं, सेम सिचुएशन नहीं है दोनों जगह, दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। यहां पे इस रीजन में पाए जाने की प्रायिकता और इस रीजन में प्रायिकता दोनों सेम नहीं होंगी। यहां पे बेसिकली के पे निर्भर कर रहा है सॉल्यूशन, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बी पे निर्भर ही नहीं कर रहा, बैरियर हाइट पे, यहाँ कर रहा है इन दोनों रीजन में, पहला अंतर। दूसरा, इधर और इधर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सॉल्यूशन है, यहाँ ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज मुझे इसमें डिस्कस करनी है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन इसका पूरा हो गया, डिस्कशन तो इस पर और भी लंबा चल जाएगा, लेकिन अभी तक जब भी मैं पेपर को डिस्कस कर रहा होता हूं सदा एक चीज को आधार जरूर होता है मेरे माइंड में कि क्या क्या क्वेश्चन इस पर आए हैं। तुम्हें भले ही ना पता हो, लेकिन मुझे पता होता है कि क्या क्या इस पर आया है। 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे साथ होता है ऑल द टाइम, तो मुझे ये भी पता होता है कहाँ तक आया है और कहाँ आएगा। क्वेश्चन आया इसमें, क्वेश्चन आया कि उसने फर्स्ट और थर्ड रीजन में सॉल्यूशंस चाहे हैं, आ चुका है। क्वेश्चन से भी आ चुका है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में सॉल्यूशंस की नेचर क्या होगी। आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे बता देगा पोटेंशियल यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, और फिर हमसे क्या पूछेगा, हमसे ये पूछेगा कि आप हमें इस क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशंस में ये बताएं कि कहाँ सॉल्यूशन कौन से रीजन में क्या है। आप ये भी मत सोचना कि यहाँ पे बैरियर हाइट सब की पोटेंशियल की जो अप्लाई हमने किया है, यहाँ पे ये पोटेंशियल जो V0 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ V0 अप्लाई कर दे, यहाँ 1.5 V0 अप्लाई कर दे। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो बैरियर पोटेंशियल आप लेकर चलते हैं उसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे हम V0 की वैल्यू को, ये हमारा V0 ये था, अगर हम इस वैल्यू को 2 V0 कर दें तो क्या प्रभाव होगा, और इधर अगर इस V0 को 0.5 V0 कर दें तो क्या प्रभाव होगा, यहाँ पे 1.5 V0 कर दें तो क्या प्रभाव होगा। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन तो हर समय क्रिएट होते हैं। जब टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तो जूझता है खुद से, कितनी सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती हैं, और फिर उसे जस्टिस इस बात का करना होता है कि उसके आगे बच्चे जो बैठे हैं उनका लेवल क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है, वो स्कोप ढूंढता है, तुम्हारे चेहरों की तरफ देखता है क्या सोच के कि तुम्हारे साथ जस्टिस कहाँ तक हो सकता है। भगवान करे इससे ऊपर ना जाए, लेकिन अगर गया तो वो आने वाले 10 साल के बाद उम्मीद कर रहा हूं, जब ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ बैरियर पोटेंशियल V0, एक तरफ 1.5 V0, अब सॉल्यूशन बताओ। लेकिन बेसिक फंडामेंटल कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपको फंस के, जैसे ही, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, तो मुझसे पूछोगे कि सर अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो मैं तुमसे कहूंगा कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ ए की वैल्यू फिर दोनों जगह सेम नहीं होंगी, ए बदलेगा। क्यों? एक तरफ यहाँ पे पोटेंशियल आपने V0 लगा रखा, इधर 1.5 V0 लगा दिया, तो जो ए हमारा डिपेंडेंसी थी ये वैल्यू चेंज होगी, इधर के लिए कुछ होगी, इधर के लिए कुछ होगी, और फिर प्रायिकताओं के कर्व सेम नहीं आएंगे। एक ऐसी दुनिया में ले जाता हूं तुम्हें जहां कभी एग्जामिनर नहीं गया, हम चलते हैं। क्यों जी? क्योंकि आने वाले समय पर हम क्या कहें, हम ये चाहते हैं कि IIT और IISc के प्रोफेसर भी पेपर बनाएं तो ललित सर की वीडियो देखें कि क्वेश्चन यहां से पैदा होते हैं, करो पैदा। तुम कहोगे सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस ऐसे है कि हमने इतना ज़्यादा जाके डीप में पढ़ लिया कि वो रिसर्च में घुस गए और हम फिजिक्स में घुस गए। बात को समझ रहे हो? दोनों में घुसने का ही अंतर है, और कुछ होता ही नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं होता। रिसर्च मुझे सदा इसलिए बाधित करती रही, जो मैं कभी रिसर्च में बहुत ज़्यादा नहीं घुसा, तो केवल इसलिए बाधित करती है रिसर्च के, रिसर्च आपको रेस्ट्रिक्ट करती है, आप एक पर्टिकुलर फील्ड के बन जाते हैं, उसी फील्ड में सोचो। और नेट पढ़ाना मुझे इसलिए पैशन देता है, इसलिए मैं पैशनेट होता हूं इसमें, कि आप बंधते ही नहीं,
आप बच्चों के साथ जब आप बहुत डीप में चले जाते हैं तो बच्चों की तरफ ख्याल करके चुप हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि अभी इसमें हो सकता है एग्जामिनर 20 साल बाद सोचे। लेकिन तुम इस बात को सदा याद रखना कि जिन चीज़ों पर कई बार हम ये सोचते हैं कि 20 साल बाद एग्जामिनर सोच रहा होगा, ऐसा नहीं होता। वो 2 साल बाद ही दे रहा है क्वेश्चन, या हो सकता है अगली बार ही दे रहा है, क्योंकि यही प्रोजेक्शन करना मुश्किल है कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ घूम जाए। क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो सदा याद रखना, IIT, IISc या NPL या जहाँ से भी आते हैं, वो अपने फील्ड के होते भारतीय हैं। हम तो स्कोप इसलिए दे रहे होते हैं कि हम सदा ये बताने का प्रयास कर रहे होते हैं कि देखो यहाँ स्कोप है क्वेश्चन पूछने जाने के, बना लो। और जब आप पेपर में ये सोच रहे होते हो कि पेपर में ये तो नया क्वेश्चन आया, तो नया इसलिए तुम्हें लगता है कि तुमने उस पर पहले कभी सोचा नहीं, और नहीं वही तुम्हें पुराना लगेगा कि सर तो पहले ही बता रहे थे कि ऐसा आएगा क्वेश्चन, अब पता चला ऐसे ही आ रहा है। तो बच्चे तुरंत से कहते हैं कि देखो लग गया, सर का ही पेपर था, वो मेरा पेपर नहीं होता, तुम्हें लगता है ऐसा। 1 साल तो ऐसी गई मेरी कि उस साल जो भी मैंने बोला वही पेपर में था। बच्चे सोच रहे थे सर ने पेपर बनाया होगा, ऐसा नहीं होता। पेपर पेपर वाला बनाने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, जो टीचर होता है उसे इमेजिनेशन इतना आ जाता है, उसे पता होता है कि टीचर कहाँ जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन क्या थे, ये तो इजी थे, लेकिन अब थोड़े टफ होने लगेंगे। क्या करेगा, इधर वी नोट लगा दिया, इधर 2 वी नोट लगा दिया, पूछ रहा है इधर सॉल्यूशन बताओ, इधर बताओ। मैं कहूँगा कुछ नहीं बदलेगा, पैटर्न विल बी सेम। अब क्या ए बदल जाएगा, ए बदलने के बाद में कर्व की शेप बदल जाएगी। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हो या बोर होने लगे? क्यों जी, सोच रहे होगे सर कुछ ज्यादा ही अंदर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम भी जाओगे, भगवान करे। वैसे मैं चाहूंगा ना कि तुम इतने डीप में जाओ। कहोगे सर क्यों? इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि जब तुम रिसर्च में गए तो रिसर्च में तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे रिसर्च इसलिए पैसिनेट नहीं करती क्योंकि रिसर्च मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में कॉन्स्टेंट लगा देती है। मैं भी यहाँ कॉन्स्टेंटों में पढ़ा रहा होता हूँ, तुम ये मत सोच लो कि मैं फ्री हूँ, है ना। फ्री नहीं हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे सामने 2 रेस्ट्रिक्शन है, कोर्स भी पूरा करना है। एक ऐसा नहीं है कि क्वांटम से काम चलेगा, और भी बुक चाहिए। दूसरा, जो मैं जहाँ डीप में जितना चला गया हूँ, इतने डीप में तुम तैयार हो जाने को नहीं हो। बहुत सारे एस्पेक्टों पर सोच रहा होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखो कि अपने आप को, अपने विजन को बढ़ाओ। फिजिक्स इतना ज़्यादा पैसिनेट करता है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि अगर आप इस पर सोचना शुरू करोगे और खासतौर से अप्लाइड कंसेप्ट सोचना शुरू करोगे तो तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हर समय बनाने को कि आप खुद को कंस्टेंट में सोचते हो। नहीं तो ये इतना ज़्यादा इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है कि इस पर कितने ही क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, मिलियंस क्वेश्चंस आप बना सकते हो। एक त्रिनेत्र खुल जाता है। त्रिनेत्र खुलने का मतलब जब आप बुक से बाहर निकल कर सोचना शुरू करते हो, जहाँ पे क्वेश्चंस, अब कहोगे सर इस पे बता दो, हर समय क्वेश्चंस होता है। आपके दिमाग में ये शुरू हो गया कि भाई अब है क्वेश्चन खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑलवेज स्कोप होता है। अभी देखो मैं स्कोप ढूंढता हूं, क्या हमने नहीं किया जो हमें कर देना चाहिए। हमारे पास 4 कांस्टेंट थे। कितने कांस्टेंट थे बच्चों? 4 कांस्टेंट थे। तो हमारे पास में 4 कांस्टेंटों को आपस में कोरिलेट करना भी आना चाहिए, इनके बीच में आपस में क्या संबंध होगा। तो मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें लेके चाहता हूं कि क्या इनमें रिलेशन होगा। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं। फिर से देखो कैसे आएंगी। साई फर्स्ट साई सेकंड के इक्वल होगा। आप कहोगे सर कहां होगा? यहां पे होगा। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्या मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टी? तुम तो ऐसे शांत से पढ़ गए कि सर ने कुछ नया बता दिया। वेव फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी लगाई और फर्स्ट और थर्ड रीजन में प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये तो कहां पे लगी? ये x बराबर 0 पे लगी। नहीं पता चला? यहां होगा कंटिन्यूअस। क्यों? फर्स्ट रीजन ये चल रहा था, सेकंड ये चल रहा, तो यहां पे बाउंड्री आ गई। तो x बराबर 0 पे क्या हो गया? वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मींस जो फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन था वो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन के इक्वल होगा। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो जल्दी से बोलो। क्या सी नहीं ले लूं उसे? e की पावर ax में तो x को तो 0 ही कर दिया। e की पावर 0 1 हो गया। नहीं हुआ? आगे बताओ सेकंड में क्या करोगे x बराबर 0 पे? c बराबर b बना नहीं बना? बन गया। क्या सीखा?
क्वेश्चन यही आ जाएगा, सॉल्यूशन लिख दिए और कहेगा इनमें बताओ सी और बी में क्या रिलेशन है। सी बराबर ए होगा, सी बराबर बी होगा, सी बराबर डी होगा, बना देगा कुछ भी। ये कांस्टेंट सी और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसने कहा कि सी की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू बताओ, सेम लिखना। हम सोच रहे होते भाई क्वेश्चन तो ये तो सर ने कराया ही नहीं था। सब सर कराए हुए आते हैं, वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस कई बार बता चुका, लेकिन अब मैं तुम्हें सोचवाऊंगा कि भाई कंटिन्यूअस करो इसे, तो कहीं काश में पेपर में तुम्हारे साथ जाता और ये बता देता भैया ऐसे कर लो, तो फिर क्या था, फिर तो मौज करते तुम। वहां मैं उपलब्धि ना हूं, मैं तो यहाँ उपलब्ध हूं, यही बताए दूं कि क्या आएगा। आगे क्या जाओगे, समझो काम पूरा। 4 आएंगी एक क्वेश्चन, कौन सी, डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स, कहां, एक्स इजकल टू 0। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, हाँ जी, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पढ़ाया था कभी, डेल साई ओवर डेल एक्स में अगर माइनस आई एच से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम देता है वो। जब हम साई को कंटिन्यूअस कह रहे होते हैं तो ये कहते हैं पार्टिकल जब जिस पाथ पे चलता है उसका पाथ ब्रेक नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ वेव फंक्शन अटैच हो गया तो चलता ही रहेगा, क्योंकि तुम चलते रहोगे, तुम्हारा वेव फंक्शन चलता रहेगा। जिस दिन तुम्हारा वेव फंक्शन नहीं चलेगा समझो राम नाम सत्य है। जिसका भी वेव फंक्शन नहीं चल रहा समझो काम हो चुका है। हर जीव के साथ एक वेव फंक्शन अटैच है। इस पर तुम बताना कि निर्जीव के साथ भी होता है क्या वेव फंक्शन। क्या बात है, तुम तो सब होशियार हो गए। क्या बैठे हुए देख रहे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, इसे बताओ कितना आया। क्यों जी, क्या बात दिया भैया, क्या करके मानोगे। सारे बैठे हुए इंतजार करते हो सर कैलकुलेशन करके देंगे, है ना, कुछ करना ना पड़ जाए जिंदगी में। यही है ना बच्चों, ये आएगा। इसका डिफरेंशिएशन ना हुआ क्या तुमसे, हो गया। इसमें x0 नहीं रख सकते, क्या आ गया, इधर बताओ क्या आया। अरे ऐसी ए सी आएगा यहाँ। एक एक कर दो या के कर दो, कोई फर्क है। अब जैसा आपसे क्वेश्चन में इसी में पूछ लिया, सॉल्यूशन लिख दिया, बोला भाई सी अपॉन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। बिल्कुल सही, नहीं है। और के किसका फंक्शन है, हाँ जी बताना। अरे के की वैल्यू बताओ भाई, तुम ना सुधरने वाले। और ये कितना है, अपॉन एच कट भी तो होगा, बस तो इन्हें कैंसिल कर दो, क्या बच गया। ये एच कट कैंसिल कर दिया ना मैंने, वो पहले पूरा क्या रूट में एच को, ना पूरे पे नहीं मैंने कर रखा है। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ये नहीं आया क्या। अब आप ये कहोगे कि सर इस पे भी क्वेश्चन बता दो। इनमें कांस्टेंटों में देखो बी की वैल्यू दे दिया, सी पूछ लिया, सी दे दिया, बी दे दिया, या कहेगा सी और बी में आपस में क्या रिलेशन है, तो सी अपॉन बी 1 होगा। आपसे पूछा सी अपॉन ए की रेशो किस पे निर्भर करेगी, तो आपको पता चल रहा ई और बी नॉट पे निर्भर करेगी।
उसने वी नॉट और ई दे दिया, सी अपॉन ई की वैल्यू रखी, तो यहां पे पुट कर दो। सीख रहे हो बात? क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं, और आपने इसमें कुछ नहीं किया, दो काम किए हैं। क्या क्या बताओ, क्या क्या किया है? सर एक फर्स्ट वाला, एक फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या किया है? डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है बाउंड्री पे, और एक आपने वेव फंक्शन कंटिन्यूअस किया है। ये आपके पास दो इक्वेशन आई थी। एक इक्वेशन कौन सी थी? ये, इससे एक रिजल्ट ये आया, इस इक्वेशन से ये रिजल्ट आया, और दो रिजल्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये मत सोचो अभी खत्म हो गया, दो और इंतजार कर रहे हैं। कौन से? साई सेकेंड इजकल टू साई थर्ड। कब? एट एक्स बराबर एल। बाउंड्री आपके यहां लगेगी। सेकेंड यहां पे सॉल्यूशन इस रीजन में, साई थर्ड इस रीजन में सॉल्यूशन। सर जो आपने डेरिवेटिव कंटिन्यूअस लिया है, इसका मतलब यही है ना कि मोमेंटम मोमेंटम सदा कंटिन्यूअस होता है। मतलब बाउंड्री पे सेम होगा हाँ, दोनों भी। जब पार्टिकल ने एंट्री की होगी, चाहे पार्टिकल इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर आए, इस पॉइंट पर मोमेंटम सेम होगा। यही मतलब होता है उसका, फिजिक्स यही होती है। बच्चों पहुंचे? और डेल साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल? डेल साई 3 अपॉन डेल एक्स के, और कहां? एक्स, एट एक्स बराबर है। क्या आया बच्चों? पहले से बताओ क्या मिला हमें? पहली इक्वेशन से बताओ क्या मिलेगा? ए साइन इजकल टू और भी तो करोगे, सेकंड वो नहीं करोगे क्या? क्यों जी? अगला के कॉस के एल इजकल टू कितना? माइनस ए एफ ये हमारी चार इक्वेशंस आ गई। दो तो देखो ये आई, और दो से क्या मिला है? एक से बी बराबर सी, एक से मिला है सी अपॉन ए इजकल टू। देखो क्वेश्चन सभी में छिपे होते हैं, ये मत कहना कि क्वेश्चन नहीं है। वो कहता है यहां पर रिलेशन दे देगा कि पार्टिकल फाइनाइट पोटेंशियल वॉल के बीच है, चार रिजल्ट लिख देगा और कहेगा बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। बन गया क्वेश्चन। तो ये चारों रिजल्ट तुम्हें पता होने चाहिए कैसे निकाले गए। पहुंचे बात तक? नहीं पहुंचे? सी अपॉन ए की रेशो पूछी, ई दे दिया, वी नॉट दे दिया, और पूछ लिया सी अपॉन ए की वैल्यू बताओ, बी दे दिया, सी पूछ लिया। मैं कहोगे सर इसमें और डीप में जा सकते हैं, तो जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब डीपनेस आपकी खत्म हो गई है। डीपनेस में यह है कि आप इस रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ में डिवाइड करें, एफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट है ए और बी के बीच होगा। देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस रिजल्ट को इससे डिवाइड कर दें, अगर यहां डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इक्वेशंस ए और बी में रिलेशन होगा, ये बी और सी में होगा, ये सी और ए में होगा। तो ये आपस में हमें बाद में क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये हमारे जो ए बी और सी है और एफ है, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में कोरिलेट है, ये फ्री नहीं है। तो पार्टिकल में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशंस लिख रहे होते हैं वहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट हैं,
यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी इंडिपेंडेंसी जैसी चीज नहीं है, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। वेव फंक्शन ने कंटिन्यूअस और वेव फंक्शन के डेरिवेटिव ने कंटिन्यूअस लगाने के बाद 4 कंडीशन पार्टिकल पे इंपोज कर दी हैं। और मैं फिजिक्स को कैसे सोचता हूं, तुमसे कैसे सोच पाता हूं कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर था तो पार्टिकल अपनी एनर्जी के कारण प्रयासरत था वहां से निकलने को, लेकिन उसके साथ टसल किस चीज की चल रही थी? उसकी एनर्जी तो कह रही थी कि फ्री हो जा और बाहर निकल जा, लेकिन कौन उसे रोक रहा था? उसे पोटेंशियल रोक रहा है। जब वो पोटेंशियल रोक रहा है तो पोटेंशियल के रोकने के साथ कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लग गई और पार्टिकल को कितनी सारी कंडीशंस का ओबे करना पड़ रहा है? उसे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ओबे करनी पड़ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का पालन करना पड़ रहा है। उसको वेव फंक्शंस की वैल्यू सदा x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जानी चाहिए, उसका पालन करना पड़ रहा है। वेव फंक्शन का डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए, उसका पालन करना पड़ रहा है। और वेव फंक्शन सदा फाइनाइट होना चाहिए, उसका पालन करना पड़ रहा है। उसके चलते जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें साथ साथ हमें यह पता चल रहा है कि जब पार्टिकल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व में चला जाता है तो उसके साथ तो केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन उसे रोक देती है, कहां जाने से? बाहर जाने से। तो उसे बाउंड्री पे कोई कंटिन्यूटी ना तो वेव फंक्शन की पालन करना पड़ रहा है। जैसे आप क्या कहोगे, देखो मेरे माइंड में क्वेश्चन पैदा हुआ, तुम्हारे में तो नहीं होते, मेरे में पैदा हुआ कि पार्टिकल अगर हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वॉल्व में था तो अंदर सॉल्यूशन ए साइन के एक्स था, बाहर 0 था। जब x बराबर एल पर हम सॉल्यूशन लेकर चलेंगे तो ए साइन के एल हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 हो जाएगा, तो किस कंटिन्यूटी हो गई? वेव फंक्शन में। लेकिन आपकी जान बच गई, क्या कह के वहां है ही नहीं। तो वहां पे जहां है वहीं पे तो कंटिन्यूटी पालन करना, जहां है ही नहीं वहां थोड़ी करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहने लगो क्वांटम फेल हो गई। बहुत सारे कहेंगे फेल कर दी मैंने तो क्वांटम। बहुत सारे हैं जो बहुत खुश होते हैं, अरे सर कह रहे थे वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यहाँ 0 कर दिया, अरे यहाँ देखो साइन में आ रहा है। वो बेसिकली ऐसा होगा नहीं। समान सिचुएशन में रिजल्ट समान होते हैं, असमान सिचुएशंस में रिजल्ट समान नहीं होते। तो यहां पार्टिकल का टसल था, पार्टिकल का टसल ऐसे था कि आप क्वेश्चंस के ऊपर हर समय सावधान रहें। एक समय ऐसा आएगा, जल्दी ही आएगा, पूछेगा कि वेव फंक्शन बताओ फर्स्ट रीजन में थर्ड रीजन में किन किन फैक्टरों पर निर्भर कर रहा है, या सॉल्यूशन में क्या बदलाव होता है। आपको पता चला, आपको लग तो ऐसा रहा है कि सॉल्यूशंस जो है अलग अलग हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछे चाहे वो फर्स्ट रीजन हो चाहे थर्ड रीजन हो, आपको लगेगा कि आपके सॉल्यूशंस अलग अलग हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सॉल्यूशन एक है। केवल और केवल अंतर यह है कि एक बार एक्स नेगेटिव जा रहा है, एक बार एक्स पॉजिटिव जा रहा है, बाकी सॉल्यूशन का पैटर्न सेम है। तो ये इस पे काफी मैंने डिटेल डिस्कशन दे दिया है। कुछ क्वेश्चंस का मैं इंतजार करूंगा कि आप क्या पूछ रहे चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। एक काम आपको अभी इसमें करना है, कोशिश करें इस पर करने की, कि इसकी फिजिक्स को टनल इफेक्ट पर जाके हमें अप्लाई करना है। अभी हमारा आगे टॉपिक जो आने वाला है वो टनल इफेक्ट आएगा, टनलिंग, क्वांटम टनलिंग फिनोमेना। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। सर पोटेंशियल हाइट इक्वल मतलब से उसका भी फंक्शन कितना बदलता है? बेसिकली क्या होता है कि आप एक बात सदा याद रखें, जब भी आप फिजिक्स को जनरेट कर रहे हैं एक समय की थ्योरी को दूसरी थ्योरी पे अप्लाई ना करें। कैसे हम अप्लाई करते हैं? सब सिचुएशंस में सॉल्यूशन एक नहीं होता। ये जो हमने पूरी फिजिक्स समझाई है उसमें एक केस लगाया है स्पेशल। आप मुझसे पूछोगे सर क्या केस लगाया है? एक केस लगा दिया मैंने। एक केस मैंने क्या लगा दिया उसे सुनो बहुत ध्यान से, और तुम्हें बहुत ही वंडरफुल चीजें समझा रहा हूं तेरे इसी सवाल पे। इसमें केस हमने लगा दिया था कि वी नॉट की वैल्यू को ई से, वी नॉट हमने क्या रख रखा है ज्यादा और ई कम रख रखा है। इस थ्योरी को वी नॉट बराबर ई पे अप्लाई मत करो। तेरा सवाल ये बार बार आता है क्योंकि सवाल कई बार रिपीट हुआ, तो मैं तुझे फिजिक्स बताता हूं इसकी, और फिजिक्स ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि क्या बढ़िया फिजिक्स जनरेट करके सर ने समझाई है। ये तुमने कहा बार बार, ये चेला मुझसे पूछता है सर इस फिजिक्स को ई बराबर वी नॉट पे लगा दो। चलो लगाए देता हूं, आज तेरे सवाल का जवाब भी छोड़ देते हैं। जब तेने ई को वी के बराबर कर दिया तो यहां पे कहानी खत्म ही हो गई।
ये हो गई ई बराबर वी करते ये टर्म जीरो हो गई। अब आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। और ध्यान दो, दिस इज नथिंग देन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तुम मुझसे कहोगे सर कैसे? मैंने क्या किया, माइनस एच कट अपॉन 2m से दोनों तरफ क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब जब तुमने काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी पार्टिकल की, तो पार्टिकल चल ही ना रहा, तुमने बिठा दिया। अब तुम कह रहे हो अब क्वांटम लगा दो, क्वांटम लगेगी ही ना। जब तक का पार्टिकल ना चलेगा उसके साथ वेव अटैच नहीं होगी, वेव अटैच नहीं होगी तो क्वांटम का कोई मतलब नहीं। इसलिए तेरा सवाल हर बार फेल हो जाता है। और तू सोच रहा होता सर मेरे सवाल है क्यों नहीं बता रहे होते, इसलिए नहीं बता रहा होता। क्वांटम फेल नहीं हुई क्वांटम में फेल करने की बस सोचना। हाँ, जिस दिन क्वांटम में फेल करने जाओगे तो हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और तुम्हारा ड्राक सारे आके रात को सपने में पकड़ लेंगे तुम्हें। हाँ, ऐसा ख्वाब में मत सोचना। सारे नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने ऐसे ही नहीं दी इसे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने कोई फिजिक्स जनरेट कर दी उसे दुनिया ऐसे ही मान लेगी। वो तो भाई पूरी साइंस, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, वो दूसरे की थ्योरियों को फेल करने में विश्वास रखती है, सबसे जल्दी फेल करती है। अभी भी मैं तो हर महीने 2 महीने में पढ़ लेता हूं, आइंस्टीन का ई बराबर MC स्क्वायर नियम का पालन नहीं हो रहा है, एक ऐसा वो बना दिया गया है, और कुछ दिन के बाद में फ्यूज बल्ब की तरह हो जाता है उनका मामला। ऐसा थोड़ा ही होता है, जो फिजिक्स निकल के आई है वो ऐसे ही थोड़ी ही निकल के आई है। जो कितने लोगों ने चैलेंज कर ली, कर दो तो अच्छी बात है तुम, लेकिन होगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ जी। मैं देखो 3 केस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूं इसमें। 3 केस हमारे अलग अलग होते हैं। एक होता V नॉट बराबर E। V नॉट बराबर E करने का मतलब ये हो जाता है जहां हमने काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। काइनेटिक एनर्जी जीरो करने का मतलब है कि पार्टिकल मोशन में ही नहीं है। मोशन में पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो उस पर वेव फंक्शन जब मूव ही नहीं करेगा तो उस पर क्या तो हम कंटिन्यूटी लगाएंगे। वेव फंक्शन क्यों कंटिन्यूस होगा भाई? तुम रुक गए, बैठ गए, अब कह रहे हो मेरा वेव फंक्शन कंटिन्यूस कर दो। सर कहां से कर दूंगा? जब तुम चलोगे जब तो करूं कंटिन्यूस। अब भी नहीं समझ रहे बात। जब तुम्हारा वेव फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ तो तुम्हारा डेरिवेटिव कहां से कंटिन्यूस कर दूं? और जब मैं तुम्हें कह रहा हूं जब तुम्हारा वेव फंक्शन लोकलाइज्ड हो गया तो वेव थ्योरी अपने आप ही फेल हो गई, क्योंकि अब तुम पार्टिकल बन गए। वेव तो जब बनेगा ना, कब? जब मोशन में हो। तो सारी फिजिक्स मोशन की है, तो मोशन ही नहीं करना चाहते और कह रहे हो कब फिजिक्स लगाओ ये वाली फिजिक्स। ये कैसे लगा दूं भाई? नहीं लग सकती। एक हमारा केस होगा जब E की वैल्यू V नॉट से बड़ी होगी, है ना। पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ाऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये जो मैं टॉपिक पे ले रहा था, और काफी यूजफुल कंसेप्ट थे जो हमें ये पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ तुम्हें ये भी बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा डीप से पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। और बाकी अगर मुझसे पूछो कि हम अब तक क्या कर रहे हैं, हर बार मैं एक ही बात कहता रहूंगा, हम कुछ नहीं कर रहे, वी डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। और वी डिफाइन करके हम पूछते हैं कि बताओ भाई श्रोडिंगर इक्वेशन क्या समाधान देती है। इस पर समाधान निकालते हैं। फिर समाधान जैसे निकालते हैं तो हम निश्चित तौर से जब पार्टिकल्स कई रीजनों में हम देख रहे होते हैं तो हम वहां पे ये देख रहे होते हैं भाई हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, एक्स की वैल्यू जब प्लस माइनस इन्फिनिटी हो तो हमारा वेव फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए। वो कंडीशन लगा के हम चीजें देख रहे होते हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उन पर क्वेश्चन सोच रहे होते हैं। ये हमारा काम हो रहा है जो हम कर रहे हैं। कभी कुछ देर बाद में ये कहने लगो हो क्या रहा सर, तो मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया कि ये हो रहा है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं कुछ बता दूं तुम्हारी रूपरेखा क्या हो। इन टॉपिकों को तो काम करते रहो, फिर उसके साथ साथ चैनल इफेक्ट। जैसे ही तुम्हारा चैनल इफेक्ट खत्म होगा फिर हमारे पास चलेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D 2D 3D, और फिर साथ साथ चलेगा हाइड्रोजन एटम। तो फिजिक्स में आप ये मान के चलो कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर आप एंट्री मार रहे हैं तो 2 सबसे महत्वपूर्ण बुक नेट क्वालिफाई करने के लिए रहती हैं, EMT और क्वांटम मैकेनिक्स। और मैं कहूं कि जिसको EMT और क्वांटम आती हैं समझो उसके सिलेक्शन के चांसेस 60 से 70% हो जाते हैं, क्योंकि ये बुक आपकी सबसे सॉलिड होनी चाहिए। पेपर में करीब नेट के पेपर में इन दो बुकों का कंट्रीब्यूशन करीब 65 और 70 मार्क्स तक जाता है।
और इतनी वंडरफुल बुकें हैं कि अगर इनमें तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया तो इसे एंजॉय भी करोगे, क्योंकि सब बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं इसके। और पहले एक चीज सदा याद रखो कि कॉमन सेंस से जरूर पूछा करो आंसर, और फिर क्वांटम से पूछा करो। तुमसे कॉमन सेंस ही कह देगा भाई पार्टिकल के पास एनर्जी कम है और बैरियर ज्यादा है और एनर्जी घट रही है, तो तुम खुद सोचो भाई बाहर को क्यों जाएगा, एनर्जी तो उसे भगाएगी बाहर को। तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि ऐसा होगा। मैथमेटिक्स भी हमें यही कहेगा, क्वांटम भी हमसे यही कहेगी कि अगर पार्टिकल के पास एनर्जी कम है, बैरियर हाइट हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके जो हमारे फर्स्ट और थर्ड रीजन थे उसमें पाए जाने की प्रायिकता घटने लगेगी, और क्वांटम भी ऐसा ही बोलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखते रहें इसके कंटेंट को। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।